नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में और मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास दुआ। डॉक्टर विकास दुआ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी हैं, हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट हैं के एक्सपर्ट हैं और फोर्टिस में प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड हैं इस यूनिट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 4 फरवरी और 15 फरवरी कैंसर की अगर बात करें तो बहुत बड़े दिन माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है कैंसर से रोकथाम में और उसकी तरफ जागरूकता फैलाने में? देखिए, मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए इनवाइट करा। तो दुनिया को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे की तरह मनाया जाता है और 15 फरवरी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के लिए मनाया जाता है। मतलब इन जनरल दोनों बातें ये की है कि कैसे हम दुनिया में बढ़ते हुए कैंसर के बारे में जागरूकता ला सकें और प्रिवेंट कर सकें। और स्पेसिफिकली 15 तारीख को बच्चों के कैंसर के बारे में बात करी जाती है। तो हमारी जागरूकता, अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो हम प्रिवेंटेबल कैंसर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते। जिसका सिंपल मतलब ये है कि तंबाकू खाना और ड्रिंक लेना अगर हमें नहीं पता होगा कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं तो हम उसको लेते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कुछ सालों बाद हमारे को लंग का कैंसर, हमें माउथ का कैंसर या हमारे लिवर का कैंसर हो सकता है। तो ये जो लॉजिक है ये अडल्ट कैंसर्स पे एप्लीकेबल है। बट अगर हम स्पेसिफिकली मेरी लाइन की बात करें, बच्चों में कुछ प्रिवेंटिव चीजें नहीं है, ना ये जेनेटिक है, इडियोपैथिक है, मतलब कारण नहीं पता बट होते हैं कैंसर और कॉमन है। सर, जैसे आपने बोला कि बच्चों में स्पेशली, क्योंकि आप डील करते हैं और बच्चों के कैंसर्स को देखते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं। सर, क्या तरीके, मतलब बच्चे आते हैं आपके पास, किस प्रकार के कैंसर्स उनमें ज़्यादातर होते हैं? जी, बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्लड कैंसर है और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो लोगों को नहीं पता होता ब्रेन ट्यूमर है। बट कई प्रकार के कैंसर बच्चों में होते हैं। गांठों का कैंसर लिम्फोमा, किडनी का कैंसर विल्म्स ट्यूमर, हमारी हड्डियों का कैंसर ऑस्टियोसार्कोमा, आंखों का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा। तो बच्चों में कैंसर होते हैं, उतने कॉमन नहीं है जितने ओल्ड एज में है। अगर किसी कैंसर अस्पताल में हम नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो अगर 100 लोग कैंसर के एक कैंसर अस्पताल में हैं तो उनमें से 3 से 5% बच्चे होते हैं और जो मैंने अभी बात करी उस तरह के कैंसर बच्चों में पाए जाते हैं। सर, जैसे आपने बोला कारण पता नहीं होते, लेकिन क्या कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे पेरेंट्स थोड़ा अर्ली स्टेज में मतलब थोड़ा अवेयर हो जाएं या पहुंचें? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम बोलें कि बच्चों में ब्लड कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है तो किसी की खून की कमी होना, बार बार बुखार चढ़ना या शरीर पे लाल धब्बे आना, मतलब प्लेटलेट की कमी होना, तो आपको एक हेमेटोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि सिंपल ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट को देखकर वो डॉक्टर डिसाइड कर सके कि आपके बच्चे को बोन मैरो टेस्ट करके प्रूफ या डिसप्रूफ करना है कि उसको गंभीर बीमारी है नहीं। इसके अलावा जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेन ट्यूमर है, अगर किसी बच्चे को अर्ली मॉर्निंग में उल्टियाँ आती हैं, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, दौरा आ रहा है बार बार, या आपके शरीर में वीकनेस है एक तरफ की बच्चे में, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक न्यूरोसर्जन को या फिर एक हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा के आप एक MRI ब्रेन करा के जान सकते हैं। इसी तरह से जो सिम्टम्स है, अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं तो उसकी FNAC बायोप्सी होनी नहीं होनी वो एक डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। किडनी रिलेटेड कैंसर, अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है, हड्डियों में सूजन आ रही है, तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट वो देखकर, सिम्टम्स को देख के बता सकता है कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है या नहीं। सर, मैं आपसे ट्रीटमेंट पे बात करने से पहले एक सवाल जानना चाहूँगा। मुझे भी लग रहा है कि ये पूछना शायद ज़रूरी है कि अगर बात करें तो बच्चे का क्या, कितने होता है कि किस स्टेज पे आ जाएं तो ठीक हो जाते हैं, कितने, मतलब अगर मैं बात करूं परसेंटेज रिकवरी की या उनका लाइफ स्पैन बढ़ने की? तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। हम पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट का उद्देश्य क्योर होता है। अडल्ट एज ग्रुप में किसी 80 साल के बाबा जी को खराब कैंसर हो गया तो हम कई बार कहते हैं कि इनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बचे हुए दिन के लिए देते हैं, बट बच्चों में हम बात करते हैं क्योर की। तो और बच्चों में एक इंटेंशन हमेशा क्योर की होती है। और अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स बच्चों के हाईली क्योरेबल है, प्रोवाइडेड एक आप सही पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो उसको पिक करके आपका ट्रीटमेंट कर सके। और मेजॉरिटी, मैं कहूँगा 80 से 90% चांस होता है कि बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, एक जनरल बात करें तो। सर,
एक सवाल लूँगा आपसे कि समय और ट्रीटमेंट, मतलब समय किस समय पहुँचना डॉक्टर के पास और ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल? आज के टाइम में जैसे हमने बात करी, जो सिम्टम्स की बात करी, अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो टाइमली डॉक्टर के पास पहुँचे। और आज के टाइम में टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। कई ऐसी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं जो एक टाइम पे आदमी को US UK जाना पड़ता था, बट वो इंडिया में अवेलेबल हैं, ताकि उस तरह की दवाइयों से आप पेशेंट को देकर उनको ठीक कर सकें। एक एग्जांपल दूंगा, आज हम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि आपके पेशेंट को स्पेसिफिकली यही वाली एक टारगेट वाली दवाई चाहिए और जनरल कीमोथेरेपी नहीं चाहिए, जिसे टारगेट थेरेपी कहते हैं, जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, आपके रेड सेल वाइट सेल्स प्लेटलेट को कम नहीं करती और आपको एक क्योर देती है। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अगर बात करूँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में अवेलेबल है। काफ़ी बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं जो इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। आज से हम 10-12 साल पहले की बात करें तो इंडिया से आदमी को विदेश में जाना पड़ता था ट्रांसप्लांट कराने, बट ट्रांसप्लांट फैसिलिटी फोर्टिस की तरह कई अस्पतालों में अवेलेबल है। और अगर किसी बच्चे को ऐसी बीमारी है जो कीमोथेरेपी से नहीं ठीक हो रही, और या उसकी बीमारी लौट आई है कीमोथेरेपी के बाद भी, तो ट्रांसप्लांट के माध्यम से भी उस बच्चे को हमेशा के लिए ठीक करा जा सकता है। अच्छा सर, आपने अभी बात की बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। ट्रांसप्लांट आपने कहा कि पहले बाहर जाना पड़ता था, अब यहीं पे अवेलेबल है। क्या अगर मैं समझूं कि उसमें जो लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है उनमें क्या नई चीज़ें आई हैं जो शायद आप हमारे सुनने वालों को भी इससे फायदा हो? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने जो मुझसे पूछा है। जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको डोनर की आवश्यकता होती है और भाई बहन उसका बेस्ट डोनर होता है। पहले था कि अगर भाई बहन से मैचिंग नहीं निकलती, जिसकी संभावना 25 से 30% होती है, तो ट्रांसप्लांट आपका होना मुश्किल है। बट अब हिंदुस्तान में क्वालिफाइड पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो बाहर से ट्रेंड है, जो अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट या हाफ मैच ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर घर में डोनर मैच नहीं निकलता तो दुनिया की रजिस्ट्री से डोनर मिल सकता है, उससे ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर वैसा भी नहीं है पॉसिबल, अगर डोनर बाहर से भी नहीं मिलता, तो फादर या मदर को लेके हाफ मैच ट्रांसप्लांट, क्योंकि हर बच्चे की आधी जीन्स फादर से आधी जीन मदर से आती है, तो 50% मैच ट्रांसप्लांट भी संभव है और उसके आउटकम भी काफ़ी हद तक इक्विवेलेंट हो गए हैं जितने फुल मैच डोनर ट्रांसप्लांट के लिए है। तो अगर किसी को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है तो उसको सही जगह पहुंचना, सही डॉक्टर से मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त थे और आपने अपनी व्यस्तता के बीच में हमें थोड़ा सा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि जब भी आप अवेयर होते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस अवेयरनेस का लाभ स्वयं उठाएं, उसका लाभ आप औरों को भी पहुंचा सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें ताकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।